हेलो, वेलकम बैक टू शिवाय कोचिंग सेंटर। आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 10 एसएसटी हिस्ट्री से है, लेसन 1। आज हम लोग बच्चे इस लेसन के जितने भी पॉइंट है जो हमको पढ़ना है उसको आज हमने इंडिकेट किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है लेसन फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हर साल एग्जाम में आता है। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले इसमें जो मुख्य जो पॉइंट सब है उसको पहले एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का नाम जो है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या इसको कहते हैं जन्म। तो सबसे पहले नेशनलिज्म के बारे में हमें इस चैप्टर में पूरे पढ़ना है। जो हमारा सेंटर होगा इस चैप्टर का वो क्या होगा? नेशनलिज्म होगा, राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद क्या होता है कि उस देश के, उस कंट्री के जितने भी लोग होते हैं, जो वहां के पर्सन होते हैं, उन सभी को अपने देश के प्रति लगाव होना, देश के प्रति बातों को सुनना। जैसे कि आप देख लीजिए, हम लोग भारतीय हैं, हमारे सामने में जैसे ही तिरंगा आता है हम लोग एकदम स्टैंड बाई हो जाते हैं, सल्यूट करते हैं। एक अलग सा फीलिंग होने लगता है। आपने कई सारे मूवी भी देखा होगा, जिसमें से एक इंडियन मूवी भी है जिसमें हमारे जो सनी पाजी है वो कहते हैं कि डीसीपी आजाद जो है वो सिर्फ तिरंगे के सामने झुकता है। ये एक अलग ही फीलिंग है, देशभक्ति, राष्ट्रवाद। तो वैसे ही यूरोप के लोग, यानी कि यूरोप जो है वो एक महादेश है, उस महादेश के जितने भी कंट्री है उस देश में कैसे राष्ट्रवाद आया, नेशनलिज्म किस तरीके से आया, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखिए इस चैप्टर में और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा द एंड ऑफ मोनार्क। मोनार्क कहते हैं राजतंत्र, हेरिडिटरी एक शासन होता है कि जैसे अभी एक राजा है तो अगला जो राजा बनेगा वो उनका बेटा बनेगा, फिर उनके अगला जो शासक होगा वो उनका बेटा बनेगा। कहने का मतलब है कि एक वंशागत होता है, हेरिडिटरी होता है ये। तो मोनार्क को लोगों ने खत्म किया, राजतंत्र समाप्त कर दिया, राजा का शासन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में नेशन स्टेट बनाया। नेशन स्टेट का मतलब हो गया कि एक राष्ट्र। पुराने समय में आप लोगों ने पढ़ा होगा या हम सभी ने पढ़ा है, हमारे अपने देश में ही हम लोग 16 महाजनपद, यानी कि इसमें जो उस समय लोग होते थे तो एक ही देश के अलग अलग प्रांत के लोग सब वो अपने आप को समझते थे कि अब जैसे मान लीजिए कि ये एक देश है, यहाँ पे छोटे छोटे प्रांत है, प्रोविंस है, ये यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को सिर्फ इतना ही बड़ा दुनिया समझते थे। सभी ये इसमें अलग अलग अपने आप को मानते थे। अब जैसे कि राजा है, रात को उसने सपना देखा कि नहीं, मुझे यहाँ से जो है वो इसको जीतना है, जीत करके इसको जो है वो अपने में मिला देना है, अपने प्रांत में मिला देना है। और वो सुबह उठा और युद्ध की घोषणा कर दी। वहां के लोगों को क्या लेना देना, लोगों को किसी भी तरीके की इमोशन नहीं था। तो राष्ट्रवाद का, नेशन स्टेट का मतलब यही हो गया कि ये जितने भी छोटे छोटे प्रांत था सबको एक साथ मिला करके एक यूनियन, एक देश बनाना। ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हमारा सेंटर होगा, केंद्र होगा। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छे से कलाकार, आर्टिस्ट के बारे में जिनका नाम है फ्रेडरिक सिरो, जो फ्रांस से रिलेट करते हैं, यानी कि फ्रांस के ये आर्टिस्ट। इन्होंने एक तस्वीर बनाया, एक पेंटिंग बनाया। उस पेंटिंग में 4 तरीके की पेंटिंग, जिसमें आप देखेंगे एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, एक जो है वो आप देखेंगे सबसे ऊपर जो जीसस क्राइस्ट है वो लोगों को ब्लेसिंग कर रहे हैं, और एक आप देखेंगे लंबी सी लाइन का एक कतार लगा हुआ है और वो सारे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से होते हुए गुजर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे, पासिंग थ्रू क्रॉसिंग द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसका मतलब ये हो गया कि यूरोप और अमेरिका के जो देश आजाद हो गए, जहां से मोनार्क खत्म हो गया, वो देश स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से होते हुए आगे निकल गए, और जो देश अभी जहां पे मोनार्क है, जो आजादी की ओर है, वो उस लाइन में लंबी सी लाइन लगा करके आ रहे हैं। तो ये फिगर है। तीसरा फिगर आपको उसमें दिखाई देगा कि
जो मोनार्क का जो जितने भी सामान है, जैसे कि सिंहासन हो गया, उसका मुकुट हो गया, उसके कपड़े हो गया, लोग उसको फेंक रहे हैं कचरे में, रबिश में, कि अब हमें मोनार्क नहीं चाहिए, अब हमको डेमोक्रेसी चाहिए। और चौथा जो आप फिगर है वो है जीसस क्राइस्ट का, जो लोगों को ये बात देख करके कि नहीं अब लोग जो है वो डेमोक्रेसी की ओर जा रहे हैं, तो वो ऊपर से लोगों को ब्लेसिंग करे, आशीर्वाद, कि नाउ यू बिकम फ्री। तो ये हम लोग इस पेंटिंग में देखेंगे फ्रेडरिक च्यूरो के। अगला जो है वो हम लोग पढ़ेंगे द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, यानी कि इसका मतलब हो गया कि फ्रांस के जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा 1789 में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़े से फ्लैशबैक में चलना होगा। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो उसमें जो है वो हम लोग थोड़े से फ्लैशबैक चलते हैं 10 साल 20 साल 50 साल पीछे, और वहां से स्टोरी शुरू होता है। सेम वही बात यहाँ पे थोड़े से हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी देखेंगे, जिसमें हम लोग लुइस 16 और उसकी जो वाइफ है ऑस्ट्रिया एंटोनोइन, उनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने उनके ही बनाए गए जो जिलेटिन मशीन था, जिसको जो है वो सर काटने वाले मशीन, उसमें रख करके और उसे जो है वो एंड कर दिया गया। तो इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे यहां पे। इसमें उन्होंने एक वर्ड है ला पैट्री, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फादरलैंड। जैसे हम लोग अपने भारत को क्या कहते हैं, अपनी माता को भारत माता, मदरलैंड, वैसे ही यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ले पैट्री, जिसका मतलब हो गया कि फादरलैंड। पूरे फ्रांस जो है, जो उसके पीपल है, उसके जो फादर है वो फ्रांस है, तो फादरलैंड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। दूसरा ले सिटियोन, ये फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब हो गया कि फ्रांस के जितने भी लोग हैं वो सब वहां के नागरिक है। और साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्रांस जो है वो अपने आप को, जब मोनार्क खत्म हो जाता है तो अपने सिंबलाइज के लिए उन्होंने एक नया फ्लैग बनाया, नई भाषा, और साथ ही साथ उन्होंने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि एक मत जिसको कहते हैं, विचार, थॉट लोगों का, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, इम्पॉसिबल द वर्ड कैन ओनली बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इसका मतलब हो गया कि असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के डिक्शनरी में होता है, शब्दकोश में। बिकॉज इम्पॉसिबल मैच विथ आई एम पॉसिबल, यानी कि मैं संभव हूं। दैट पर्सन वॉज नन अदर देन नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने इस चीज के बारे में बताया है, ये कोटेशन कोट, जिसमें उन्होंने बताया, देखिए कि जब नेपोलियन बोनापार्ट का जब टाइम स्टार्ट होगा इस चैप्टर में 1804, जिसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं, इन्होंने आते ही फ्रांस में क्या क्या किया, तो पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें सुधार कर दिया, लोगों को काम पे लगा दिए। हालांकि डेमोक्रेसी तो इन्होंने खत्म कर दिया था, लेकिन लोगों को काम पे लगा दिया, जॉब दे करके, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार कर दिया। उन्होंने अगला काम ये किया कि जन्म के आधार पे जो विशेष अधिकार मिलता था, प्रिविलेज, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। सबको इक्वल राइट्स देने लगे। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जो है वो इंप्रूवमेंट लाए, सुधार लाए। तो लोग जो है वो स्टार्टिंग में नेपोलियन को वहां का गॉड समझने लगे, लेकिन बाद में हम लोग एक्सप्लेन में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको पूरे एक्सप्लेन के साथ इंफॉर्मेशन मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे, जो चैप्टर में अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा लिबरलिज्म एंड न्यू मिडिल क्लास। अब देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि बार बार जो है वो लोग होते थे वो क्रांति करना शुरू कर देते थे राजा के खिलाफ, मोनार्क के खिलाफ। फिर जो मोनार्क होता था वो सप्रेस्ट कर देता था लोगों को। तो ये सिलसिला चल रहा था। उसी में से लिबरलिज्म, जो एक समाज होता है, जो सोसाइटी, उस सोसाइटी में से लिबरलिज्म लोग आए। लिबरलिज्म का मतलब होता है कि उदारवाद, जो आपको कानून के अकॉर्डिंग सारे काम को करना, इक्वल राइट्स देना, फ्रीडम, आजादी की बातें करना,
ये सब लिबरलिज्म का क्या था, मांग थी अपने उस गवर्नमेंट से, अपने उस मोनार्क से। लेकिन मोनार्क जो चाह रहा था कि नहीं, उसको बार बार उस क्रांति को सप्रेस कर देते थे। इसके बाद हम लोग वहां पे पढ़ेंगे जलबरीन, जो टैक्स फ्री था, यानी कि अभी आपने जस्ट पढ़ा था कि उस समय इस यूरोप के जो जगह सब था, जो था प्रांत छोटे छोटे, यहां से एक जगह से दूसरे जगह जाने पे, व्यापार करने पे, ट्रेड करने पे उसको जो है वो टैक्स देना पड़ता था। वो सारे इस जलबरीन के थ्रू टैक्स फ्री हो गया। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग जो है वो इसको आप लोग उतारते भी चलिएगा, ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जो भी हाइलाइट्स पॉइंट है, अगर आपके पास में एक माइंड मैप बना रहेगा हाइलाइट्स पॉइंट का, तो आपको पढ़ने में और भी मजा आएगा। तो इसलिए आप इसको उतारते भी चलिए। अगला हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स आपके एग्जाम में हमेशा ये आने वाला क्वेश्चन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि जर्मनी और इटली का एकीकरण। एकीकरण का मतलब हो गया कि अलग अलग है सब, उसको एक साथ जोड़ना, एक नेशन बनाना। ये तो आप लोग जर्मन के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में, जिन्होंने ब्लड और आयरन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रूसिया यानी कि प्रसिया, PRU, ये प्रसिया, उसके हेल्प से 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, यानी कि एकीकरण किया। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे इटली में। इटली में आपको जेसप मैजेनी, यंग इटली, जिन्होंने स्थापना की। इसके बाद काउंट काबो, और थर्ड वन वॉज जेसप गैरिबाल्डी। इन तीन जो महान नायक थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इटली को यूनिफाइड किया। और लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक होगा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म, हमने यहां तक नेशनलिज्म को देखा कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र का जन्म, कहने का मतलब है कि वहां के लोगों को राष्ट्र के प्रति जो है वो लगाव, अपने नेशन के प्रति झुकाव। वो नेशनलिज्म जो है वो किस तरीके से इंपीरियलिज्म में बदल जाता है। कहने का मतलब है कि साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक ऐसा देश जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली, सोशली इस कंडीशन से अगर वो बहुत अच्छे हैं, तो वो जो कमजोर देश है, उस कमजोर देश पे आधिपत्य जमाना। कहने का मतलब है कि उसके ऊपर शोषण करना, उसको इंपीरियलिज्म के अंडर में लाना, ये होता है। यानी कि अगर हम अपनी भाषा में, अपनी शब्दों में कहें कि कोई मजबूत देश के द्वारा किसी कमजोर देश को गुलाम बनाना, ये हमारा कहलाता है इंपीरियलिज्म। हमने अपने अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे भी भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय। तो वहां पे आप देखेंगे ब्रिटिश किस तरीके से इंडिया के ऊपर अपना जो वो इंपीरियलिज्म एक्सपेंड किया था। तो ये हमारे इस चैप्टर का मेन थीम रहेगा। हम लोग एक एक करके जो टॉपिक था उसको अगले लेक्चर से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जितने भी पॉइंट को हमने हाईलाइट किया वो सारे पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। टिल देन वॉच एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि हमें भी अच्छे ढंग से कंटेंट लाने में और भी मजा आए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।